नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो मजबूत पाटों के बीच में कोई फंस जाए तो घुन की तरह पिस जाता है। ये तो सामान्य जीवन में भी देखने को मिलता है, लेकिन राजनीति में भी ये देखने को मिलता है। यानी किसी राज्य में अगर दो मजबूत पार्टियां हों तो तीसरी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसकी शुरुआत जहाँ तक मुझे याद है तमिलनाडु से हुई। तमिलनाडु में कांग्रेस का एक छत्र राज्य था। जैसे ही दो द्रविड़ पार्टियों का उदय हुआ, और इसमें मदद हालांकि राजा जी ने अपनी अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस से निकल कर की, जब उन्होंने छोटी पार्टियों का अलायंस बनाकर 1967 का चुनाव लड़ा कांग्रेस के खिलाफ, और पहली बार कांग्रेस हारी और आज तक लौट कर नहीं आ पाई। तो दो द्रविड़ पार्टियों के बीच में कांग्रेस पिस गई। नेशनल पार्टी थी, राष्ट्रीय आंदोलन का यानी स्वतंत्रता आंदोलन की वारिस की पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू उसके सर्वोच्च नेता थे, सबसे लोकप्रिय देश में नेता थे। इसके बावजूद कांग्रेस का जो पतन शुरू हुआ तो 1967 में, हालांकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी भी उतनी ही लोकप्रिय थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आज तक वहाँ उभर नहीं पाई। और ये सिलसिला आप राज्य दर राज्य देखते जाएंगे कि जब भी दो पार्टियां मजबूती से आमने सामने आ जाती हैं तो तीसरी पार्टी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। एक समय कांग्रेस का वर्चस्व था वहाँ पर। छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां थी, जनसंघ थी, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से निकले तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी, आज की समाजवादी पार्टी नहीं, डॉक्टर लोहिया के समय की समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आचार्य नरेंद्र देव के समय की समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, संसोपा और प्रसोपा की। ये सब पार्टियां धीरे धीरे जो है वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक ध्रुव के रूप में उभरी और उसके सामने समाजवादी पार्टी दूसरा मजबूत ध्रुव बनी, बहुजन समाज पार्टी जैसी इतने बड़े जनाधार वाली पार्टी हाशिए पर चली गई। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और 2007 से 2012 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहीं। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने अपना निर्वाचित 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कांग्रेस के समय में कोई ऐसा नहीं कर पाया। कितने समय मुख्यमंत्री रहा इसकी बात नहीं है, जो निर्वाचित कार्यकाल 5 साल का होता है उसको पूरा करने वाली मायावती पहली नेता बनी थी। और आज उनकी पार्टी हाशिए पर है। उनकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक है 403 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, और उनकी पार्टी का कोई सांसद नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेजी से स्थिति बदल जाती है। समाजवादी पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत की और भारतीय जनता पार्टी ने लंबी छलांग लगाई और बीच में से बहुजन समाज पार्टी साफ हो गई। वही हाल आपको पश्चिम बंगाल में दिखेगा। 30 साल, 3 दशक तक लगातार 3 दशक से ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद लगभग 34 साल तक 34 ईयर्स सीपीएम ने, लेफ्ट फ्रंट ने राज किया। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव से और फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में, आज हालत ये है, दोनों मिलाकर 64 साल पश्चिम बंगाल पर राज करने वाली पार्टियों का एक भी विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा में नहीं है। कांग्रेस का एक सांसद है और सीपीएम का एक भी सांसद नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो बीच में जो भी आए उसकी मौत निश्चित होती है, उसका जो है पिस जाना तय होता है। उड़ीसा में आप लंबे समय से देख रहे हैं, भाजपा उभरी, फिर नई पार्टी बनाकर नवीन पटनायक आए, बीजू जनता दल के नाम की पार्टी बनाई। पहले दोनों में समझौता हुआ, भाजपा और बीजेडी में, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। फिर 1999 में ये समझौता तोड़ दिया नवीन पटनायक ने। 24 साल मुख्यमंत्री रहे, और जो कांग्रेस पार्टी उससे पहले तक सत्ता में थी आज वो कहीं नहीं है। उसका सिर्फ एक सांसद है और कुछ विधायक है। वो उड़ीसा की राजनीति में हाशिए की पार्टी है। पीछे से उठकर भारतीय जनता पार्टी आज उड़ीसा में सत्तारूढ़ दल है। 21 कुल सांसद आते हैं उड़ीसा से चुनकर, उसमें 19 या 20 भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ है कुछ पता नहीं।
भले ही बीजेडी हार गई हो, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ी पार्टी है। इस प्रक्रिया का या इस फिनोमिनन का कहिए आप, सबसे ताज़ा उदाहरण है कर्नाटक। कर्नाटक में एक समय जनता पार्टी पहले, फिर जनता दल के दो अलग अलग घटक, फिर कांग्रेस और जनता दल एस, जो एचडी देवगौड़ा की पार्टी है। पार्टी तो अब भी है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। इन दोनों की लड़ाई में जैसे ही तीसरी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आई, जेडीएस सिमटती गई। आज जेडीएस की हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर, उसके साथ गठबंधन पर निर्भर है। अब जेडीएस की हालत यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस तोड़ दे तो कर्नाटक की राजनीति से जेडीएस का सफाया हो जाएगा। तो जेडीएस बिल्कुल जो है एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ी है। कर्नाटक की राजनीति में दो ही पार्टियां रह गई हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लड़ाई इन्हीं के बीच में होनी है, हार जीत इन्हीं के बीच में होनी है। जेडीएस और उससे पहले जनता दल जो सत्ता में रही, एक समय रामकृष्ण हेगड़े उसके मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पटेल मुख्यमंत्री रहे, फिर एसआर बोम्मई रहे, एचडी देवगौड़ा रहे, फिर उनके बेटे कुमारस्वामी रहे। वो पार्टी आज उसका कर्नाटक में कोई नाम लेवा नहीं है। केवल वोकालिगा समुदाय का जो इलाका है, ओल्ड मैसूरू का जो क्षेत्र माना जाता है, वहाँ कुछ जनाधार बचा हुआ है। लेकिन अपने दल पर वो न तो कोई लोकसभा सदस्य जिता सकती है, न विधानसभा का। इस हालत में पहुंच गई है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं, आपको याद होगा एक समय समाजवादी धड़े बड़े मजबूत हुआ करते थे। वहाँ जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, ये सारे राजनीतिक धड़े समाप्त हो गए। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की, है दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी वहीं बची हुई है जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई मजबूत तीसरी पार्टी नहीं है। चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए और कर्नाटक की भी बात कर लीजिए। कांग्रेस का यही हाल हो गया है। दो बड़ी पार्टियों के बीच में इसी तरह से पिस गई है झारखंड में। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहाँ भाजपा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे ही मजबूत हुआ, कांग्रेस सिमट गई, हाशिए पर चली गई। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग पर निर्भर है कांग्रेस पार्टी, उसकी जो भी हैसियत है उतनी ही है। आंध्र प्रदेश का उदाहरण कैसे नहीं दे सकते। 2004 और 2009 जो दो बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीतकर आखिरी बार केंद्र में सत्ता में आई 2004 से 2014 तक, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की थी। तब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे और जितने लोकसभा सदस्य उन्होंने जिताए उसी के कारण, खासतौर से 2004 में तो केवल आंध्र प्रदेश की परफॉर्मेंस के कारण केंद्र में सरकार बन सकी कांग्रेस पार्टी की। 2009 में भी बड़ी भूमिका थी, लेकिन निर्णायक उस तरह की भूमिका नहीं थी जैसी 2004 में थी। वो पार्टी जो 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में लाने में इतनी बड़ी भूमिका जिसने निभाई थी, वो पार्टी आज लगभग समाप्त हो गई है। जैसे ही वाईआरसीपी उभरी और टीडीपी और वाईआरसीपी में मुकाबला हुआ तो एक बार वाईआरसीपी जीती, अब फिर तेलुगु देशम पार्टी जीत गई है। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है आंध्र प्रदेश में। तो सवाल यह है कि ये सब उदाहरण मैंने क्यों दिए। ये उदाहरण दे रहा हूँ बिहार के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है, हालांकि तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि नवरात्र के बाद किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इस समय सबसे चर्चा में जो पार्टी है वो सबसे नई पार्टी है और वो है जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। उसके बारे में उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि उसका जनाधार कितना है, किस तरह का आधार है।
किसको नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी अभी अटकल लग रही है कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी ज़्यादा या आरजेडी का जो महागठबंधन है उसको। क्या ताकत है प्रशांत किशोर की, ये किसी को मालूम नहीं है। बहुत से लोग जो है एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ प्रशांत किशोर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में, और इस इकोसिस्टम में ऐसे लोग हैं जो एनडीए के विरोधी हैं, यानी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के विरोधी हैं। उनको लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी आगे बढ़ेगी तो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी, इससे आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े नेता बन गए हैं, उनका जनाधार बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, किसके बीच में बढ़ रहा है? बिहार की राजनीति मुख्य तौर पर जाति पर आधारित राजनीति है। उसमें प्रशांत किशोर का प्रभाव किसी जाति पर नहीं है। उनकी अपनी जाति जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज में भी उनका कोई जनाधार नहीं है। तो इसलिए आप प्रशांत किशोर को जातीय आधार से विहीन पार्टी के रूप में देख सकते हैं। वो एक संदेश दे रहे हैं, नया संदेश दे रहे हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। जो राजनीति आप बिहार में देख रहे हैं इतने दशकों से, उसको बदलना चाहते हैं। ये बात बहुत से लोगों को अच्छी लग रही होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वही स्थिति जो दूसरे राज्यों की अभी मैंने गिनाई, बिहार की राजनीति में आरजेडी के नेतृत्व वाला गठबंधन और बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए, लड़ाई मुख्य रूप से इन दो के बीच में है। जब इन दो हाथियों की लड़ाई होगी तो तीसरी जितनी शक्तियां हैं वो कहां जाएंगी पता नहीं चलेगा। ये आप किसी भी राज्य का चुनाव उठाकर देख लीजिए कि जब दो बड़े दल लड़ते हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो दल है, पार्टी है, वो हाशिए पर चली जाती है। उसकी वजह यह है कि भले ही लोग आपको पसंद करते हों, भले ही लोग आपको वोट देना चाहते हों, प्रशांत किशोर की बात करें तो उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास कोई जातीय आधार नहीं है और उनके पास कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। वो एनडीए के खिलाफ हैं लेकिन आरजेडी के साथ भी नहीं है। दरअसल जो लोग उनको वोट देना भी चाहेंगे उनको पता है, और मतदाता को एक बात सबसे अच्छी तरह से पता होती है कि कौन चुनाव नहीं जीत सकता, किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। और प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में यही है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। जीत सकता है कोई तो आरजेडी का गठबंधन या बीजेपी जेडीयू का गठबंधन। तो इसलिए लोगों में एक ये भी धारणा होती है कि वोट बेकार नहीं करना है, जो जीत रहा हो उसको वोट देते हैं। उसके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ तभी होती है जब क्लोज कंटेस्ट हो या दो मजबूत दल लड़ रहे हो, तब किसी एक के पक्ष में खड़े हो जाते हैं लोग। तो प्रशांत किशोर की पार्टी की वो हालत भी नहीं है। तो ये जो प्रशांत किशोर के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये तभी तक है जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होती और असली चुनाव प्रचार नहीं शुरू होता। चुनाव की रणभेरी जिस दिन बजेगी उस दिन से प्रशांत किशोर का ये जो आपको उफान दिखाई दे रहा है मीडिया में और जो भौकाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इसका गिरना शुरू हो जाएगा। लड़ाई अंततः जो है आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन, बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच में होनी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके लिए अभी काफ़ी समय है इसकी विवेचना करने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर की कोई बड़ी भूमिका होगी बिहार के विधानसभा चुनाव में। कम से कम इस चुनाव में तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो ये दो हाथियों की लड़ाई है, इसमें छोटे जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। आएंगे बीच में तो क्या हश्र होगा, वही जो गेहूं के बीच में फंसे घुन की होती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।